नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस कौशाम्बी के रिवीजन की इस क्लास में सभी साथियों को बहुत स्वागत है। देखिए भाई, जो है आप पहला नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है समझिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके पास रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर वाले वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए आपके पास है। जैसे ये आपके पास क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसके बाद जो है समझिएगा ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसके बाद P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने में कुल कार्य है। तो चलिए इस पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए आपके पास कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हो इस प्रकार, बात समझ रहे हैं ना। इसको जो है घुमाया जाए यहाँ से। अभी ये कितना, इसकी जो अक्ष है समझिएगा, इसकी जो अक्ष है, अक्ष जो है ये कितना कोण बना रही है, ये थीटा कोण बना रही है। इसको 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो देखिए एक साधारण सा फार्मूला है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। साफ से पूरा डेरिवेशन है, बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन आपका लगातार अभी ज्यादा पुराने सन में नहीं, 2-3 पुराने सन में 2019, 2018, 2020 इस क्रम में आया है। तो इस डेरिवेशन को कल की क्लास में हम रिवाइज करवा देंगे, बात समझ रहे हैं ना। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर होता है PE1 माइनस cos थीटा। PE1 माइनस cos थीटा ये फार्मूला बनता है, ये डेरिवेशन का फार्मूला बनता है। तो देखिए यहाँ से थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री घुमाना है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा PE ज्यों कहते हो और इसके बाद 1 माइनस cos थीटा का मान 90, तो cos 90 का मान क्या होता है 0। तो W इज इक्वल टू आपका बनेगा W बराबर PE और यहाँ से 1 माइनस cos 90 का मान 0, तो केवल W बराबर कितना आ जाएगा PE आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो W बराबर यहाँ से कार्य 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा PE। तो याद रखिए फार्मूला डेरिवेशन याद रखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। इस डेरिवेशन को कल की क्लास में रिवाइज कराएंगे भाई। चलिए अगला नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। देखिए जब वैद्युत क्षेत्र 0 है, बात समझ रहे हैं ना, जब वैद्युत क्षेत्र 0 है तो विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं ना, चूंकि आपका जो विभव निकलता है, बात समझ रहे हैं ना, वो वैद्युत क्षेत्र में ही निकलता है। चूंकि वैद्युत विभव की परिभाषा समझिए, ये मान लीजिए आपके पास इतने क्षेत्र में प्लस Q का क्या फैला है, इतने क्षेत्र में प्लस Q आवेश का वैद्युत क्षेत्र फैला है। तो अनंत में ये देखिए वैद्युत क्षेत्र के बाहर इतने क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र है पूरे में, इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर जो बिंदु होगा वो अनंत कहलाएगा। मान लीजिए अनंत में यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q 0 रखा है और ये इसको एकांक ले ले, बात समझ रहे हैं ना। तो परिभाषा कितनी बनती है, तो देखिए यहाँ से जो है 1 कूलम मान लीजिए आपके पास आवेश रखा है, ये जो है इसको 1 कूलम कर दिया जाए तो अनंत में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य होगा। अब देखिए यहाँ से वैद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब प्लस Q वैद्युत क्षेत्र है और प्लस ये भी है। जब यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्यों कार्य करना पड़ेगा, ये भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, प्लस प्लस क्या होंगे, प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण बल को जो है जब हम एक दूसरे को, ये देखिए ये धनात्मक आवेश, ये भी धनात्मक आवेश, जब ये एक दूसरे को इसको इधर ले जा रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, ये तो प्लस है ही, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और यदि ये धन और ऋण होता तो आपस में कार्य करना नहीं पड़ता, कार्य प्राप्त होता। अब जब ये जो है ये वैद्युत क्षेत्र 0 हो गया, यहाँ कोई वैद्युत आवेश ही नहीं, वैद्युत क्षेत्र ही नहीं, बात समझ रहे हैं ना, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई कार्य ही नहीं करना पड़ेगा, कार्य जो है कार्य करना नहीं पड़ेगा, चूंकि प्रतिकर्षण बल नहीं होगा। तो जब कार्य करना नहीं पड़ेगा तो V का जो वोल्टेज V है, बात समझ रहे हैं ना, विभव V है, दूरी R के साथ परिवर्तन होगा ही नहीं, अर्थात V बराबर क्या हो जाएगा नियत। इसको याद रखिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 2 सन में आया है। चलिए आगे देखते हैं।
तो इनको आप एक एक नजर सभी लोग जो है देखते चलिए, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रखा है, समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं। दो घन है मान लीजिए, समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ से घन पूरा नहीं बना रहे, केवल आयत के रूप में हम बनाए दे रहे हैं। ये घन है और एक घन आपका जो है ये है, समझिएगा। ये दोनों समान पदार्थ के हैं, तो इसका भी पदार्थ समान है, इसका भी पदार्थ समान है। जब समान पदार्थ है तो विशिष्ट प्रतिरोध इसमें भी रो होगा और इसका भी विशिष्ट प्रतिरोध रो होगा। और इनकी जो है भुजाओं की लंबाइयाँ, ये जो है इसके भुजा की लंबाई l है और इसके भी भुजा की लंबाई 2l है। बात समझ रहे हैं ना। इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा, तो देखिए एक फार्मूला जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का, रो बराबर RA/L। बात समझ रहे हैं ना। ये वैद्युत प्रतिरोध वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो यदि R निकालना हो तो इस L को इधर ले जाओ और A को तिर्यक गुणा से इधर ले आओ, तो R बराबर क्या हो जाएगा, समझिए रो इंटू L अपान क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। इस L को हम इधर ले गए तो रो इंटू L और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में A हो गया। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो R के स्थान पर इनके प्रतिरोधों का अनुपात, तो पहले जो है ये पहला आपका घन हो गया और ये दूसरा घन हो गया। तो पहले घन में प्रतिरोध निकाल लीजिए, तो पहले घन में प्रतिरोध R के स्थान पर यहाँ से R1 बराबर, चूंकि आपका पदार्थ मटेरियल एक है, दोनों एक ही पदार्थ के घन बने हैं, तो जब एक ही मटेरियल है तो विशिष्ट प्रतिरोध एक प्रकार गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है। बात समझ रहे हैं। ये नहीं बदलेगा, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध R1 में भी रो ही रहेगा और इंटू यहाँ से L के स्थान पर पहले जो है पहले घन की लंबाई तो L ही रहेगी और बटे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल घन का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई L होगी और चौड़ाई भी आपकी, चूंकि घन में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो ये भी L हो गई। बात समझ रहे हैं। तो R1 बराबर कितना हो गया आपके पास, R1 बराबर यहाँ से रो इंटू L अपान L स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल साधारण से समझिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, चूंकि घन है, घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है। घनाभ में क्या होता है कि जो है आमने सामने की भुजाएं जो है क्या होती है, बराबर होती हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उसमें अलग अलग होती है घनाभ में। बात समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ से देखिए R2 दूसरे घन के लिए जो है R2 निकालिए, तो R2 बराबर इस फार्मूले का यूज कीजिए, तो R के स्थान पर R2 बराबर, दोनों एक ही मटेरियल के बने हैं इसलिए क्या हो जाएगा, रो दोनों के लिए समान रहेगा। और L के स्थान पर दूसरे की लंबाई कितनी है, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, L के स्थान पर क्या हो जाएगा 2L, तो यहाँ से 2L और बटे में क्षेत्रफल, समझिए चूंकि घन है इसलिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होगी, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2L, चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी 2L। अब देखिए यहाँ से जो है R2 इज इक्वल टू बन जाएगा, R2 बराबर रो इंटू 2L अपान, समझिएगा दो दूनी क्या हो जाएगा 4L स्क्वायर। तो अब यहाँ से समझिए ये जो है 2 1 कम 2, दो दूनी क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ से R2 का मान कितना आ गया, R2 बराबर रो इंटू, तो R2 की वैल्यू हो गई रो इंटू L अपान 2L स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से दोनों का हमें क्या निकालना है, अनुपात कह रहा है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात। तो पहले का प्रतिरोध R1, दूसरे का प्रतिरोध R2, इनका अनुपात निकाल लीजिए। तो यहाँ समझिएगा R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा, R1 की वैल्यू रख दीजिए, R1 का मान आया है रो इंटू L अपान L स्क्वायर और बटे में R2 की वैल्यू रख दीजिए, तो R2 की वैल्यू आई है, समझिए यहाँ से रो इंटू L अपान 2L स्क्वायर। तो अब यहाँ से रो इंटू L से रो इंटू L कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, ऊपर ऊपर गुणा करा लीजिए, तो ऊपर 1 बचा, नीचे कितना बचा 2 बचा, तो कितना आ गया ये 2 और बटे बीच बीच का गुणा करा लीजिए, तो बीच बीच में ये सब कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 2, 2 अनुपात 1। तो ये कौन सा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रतिरोध की विमा है। प्रतिरोध समझिए, ओम का नियम क्या जानते हैं, ओम का नियम V बराबर IR होता है। अब समझिए यहाँ से, तो हमें R की विमा चाहिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा V अपान I। तो पहले V की विमा पता होनी चाहिए, समझिए यहाँ से V की विमा होगी कितनी, V बराबर होता है W अपान Q0, V बराबर फार्मूला विभव बराबर W अपान Q0 होता है। तो V की विमा बराबर हो जाएगा, समझिए V की विमा बराबर हो जाएगा, कार्य की विमा कितनी बनती है, कार्य की विमा
स्क्वायर टी की पावर -2। ml टी की पावर -2 तो बल की होती है। कार्य की विमा कितनी बनती है भाई? ml स्क्वायर टी की पावर -2 बटे आवेश की विमा a इंटू टी। अभी इन दोनों को ऊपर ले जाइए तो ml स्क्वायर टी की पावर -2 और a को ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर -1 और t की पावर क्या हो जाएगा? -1। तो देखिए आपका कितना बनेगा? m और l स्क्वायर, तो l आपका इतना ही है तो यहाँ से l स्क्वायर हो गया। t की पावर -2 और t की पावर -1 समान आधार में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो -2 -1 जोड़ के कितना बनेगा? -3 और a की पावर क्या हो जाएगा? -1। तो अब देखिए यहाँ से r की विमा बराबर हो जाएगा, r की विमा बराबर, समझिएगा थोड़ा सा, r की विमा बराबर v की विमा, तो v की विमा निकाल चुकी है। ये देखिए v की विमा हमने निकाल दिया, कितना? ml स्क्वायर t की पावर -3 और a की पावर -1 बटे I, धारा I की विमा कितनी होगी भाई? I एक मूल राशि होती है, विद्युत धारा एक मूल राशि होती है, इसका मात्रक भी a संकेत एम्पियर से रखते हैं और विमा भी a ही रहती है। तो यहाँ से विमा कितनी हो जाएगी? a। अब a ऊपर पहुंच जाएगा तो ये a की घात क्या हो जाएगा? -1। तो ml स्क्वायर टी की पावर -3 और a की पावर -1 इंटू में a की घात 1 ऊपर पहुंचेगा तो a की पावर -1 हो जाएगा, -1 माइनस में 1 मिला के -2। तो ml स्क्वायर टी की पावर -3 और a की पावर -2 होगा। तो देखिए कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपका? तो ml स्क्वायर टी की पावर -2, टी की पावर -3, a की पावर -2। इसमें कहीं ऑप्शन दिख नहीं रहा, 1 मिनट। तो देखिए आपका जो है इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, यहाँ से ml स्क्वायर टी की पावर -3 और -2 होना चाहिए, यही करेक्ट आंसर होगा। बात समझ रहे हैं ना? पूरी तरह से आप जो है आप फार्मूला और नियम के तहत विमा निकालिए, क्योंकि अलग अलग जो है परीक्षाओं में ये विमा और मात्रक से एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए प्रतिरोध की विमा निकालना तो V बराबर I और ओम का नियम होता है, ये ओम का नियम होता है। R बराबर क्या हो जाएगा? V अपान I। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से R की विमा बराबर V की विमा बराबर बटे I की विमा। तो V की विमा कैसे निकालेंगे? V बराबर W अपान Q0। तो V की विमा बराबर कार्य की विमा ml स्क्वायर टी की पावर -2 बटे Q0 आवेश होता है तो a इंटू टी, ये दोनों ऊपर पहुंच गए तो a की पावर -1 टी की पावर -2 और यहाँ से ml स्क्वायर टी की पावर क्या बनेगा? देखिए -2 -1 मिला के -3 और 1 पावर -1। तो ये विभव की विमा हो जाएगी। विभव की विमा को उठा के देखिए R की विमा और विभव की विमा यहाँ रख दिया और I, धारा I की विमा a होती है, इसको ऊपर ले गए तो आपका इतना आंसर, ये तीसरा नंबर आपका ऑप्शन सही है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपके पास, यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारा मापी का प्रतिरोध R हो तो व्हीटस्टोन सेतु, समझिएगा आपका व्हीटस्टोन सेतु कुछ ऐसे बनता है, समझिए। यहाँ से ये जो है मान लीजिए व्हीटस्टोन सेतु है और यहाँ पर क्या लग जाता है? एक धारा मापी लग जाता है, एक धारा मापी लग जाता है और इसके बाद यहाँ पर जो है एक बैटरी हो जाती है, समझिए। यहाँ से जो है एक बैटरी हो जाती है तो इनमें जो है ये प्रतिरोध, यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा, तो ये पूरी भुजा मान चलेंगे, इस पूरी भुजा का प्रतिरोध R है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसका प्रतिरोध R और इसके बाद यहाँ से जो है इसका भी प्रतिरोध, यहाँ से कंडीशन R बनेगा। वैसे जो है यहाँ से R अब कह रहा है कि तो तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध होगा। तो सिरों के बीच कुल प्रतिरोध यहाँ से जो है इन दोनों सिरों के बीच, बैटरी वाले सिरों के बीच प्रतिरोध होगा। तो देखिए ये समांतर क्रम में है, बात समझ रहे हैं ना? तो प्रतिरोध समांतर क्रम में कैसे जुड़ता है? 1/r डैश बराबर 1/r और प्लस 1/r। तो यहाँ से देखिए हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, एक कितना हो जाएगा? 2, तो 1/r डैश। तो अब देखिए दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दीजिए तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा।
वैसे जो है ये आंसर ये हिसाब से r/2 आ रहा है, लेकिन यदि इसमें कुछ स्पष्ट रूप से दिया नहीं था, यदि अलग अलग भुजाओं का सभी का प्रतिरोध कहता, इसका भी r हो जाता, इसका भी r हो जाता, समझिए, और इसका भी यदि r तो इसका भी r हो जाता, तो यहाँ से जो है संतुलित कहा है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में बीच में इसमें से कोई धारा नहीं बहती, इसलिए संपूर्ण धारा ये यहाँ से जो है मान लीजिए माइनस से प्लस की ओर धारा I चलती है, ये धारा जो है यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है, इधर की तरफ I1 चली जाती है और इधर की तरफ I2 चली जाती है। तो जो I1 धारा है, समझिएगा, I1 धारा वो पूरी की पूरी यहाँ से जाती है, मतलब ये धारा I1 धारा इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, तो दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, तो R मिला के 2R ये श्रेणी क्रम में, और इसके बाद ये भी I2 भी धारा इधर जो जा रही है, क्योंकि ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में इसमें से धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तो I2 धारा इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, तो ये भी दोनों श्रेणी में होंगे, तो R मिला के 2R रखा जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। फिर यदि इन दोनों के बीच जो है ये दोनों, चूंकि ऊपर धारा का मान अलग है, नीचे वाली भुजा में धारा का मान अलग है, तो ये जो है ये जो संपूर्ण 2R निकला है, जो 2R आया है हल करने पर, और नीचे जो 2R आया है, बात समझ रहे हैं ना, किस में होंगे, समांतर में। तो समांतर में कैसे जुड़ेगा, 1/r बराबर 1/2R प्लस 1/2R, इसको हल करते तो कितना आता, R मान आता। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ से कह रहा है कि सभी भुजाओं का जो है, ये ऊपर वाली भुजा का R दिया प्रतिरोध, नीचे वाली का R दिया, इसलिए R/2 कंडीशन बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास रखा है। अगला क्वेश्चन है, यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना, आवेशित कण का वेग 2 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र आधा हो जाए तो आवेश के मार्ग की त्रिज्या हो जाएगी। यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र आधा हो जाए तो आवेश के मार्ग की त्रिज्या हो जाएगी। तो समझिएगा थोड़ा सा, जैसे कोई आवेशित कण है, तो एक हमने जो है लॉरेंज बल आप देखे होंगे, यह बराबर क्या बनता है, देखने लॉरेंज बल आप पढ़ा होगा, बात समझ रहे हैं ना। लॉरेंज बल यह बराबर होता है QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। लॉरेंज बल होता क्या है, समझिए, जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगने लगता है। जैसे हमारे पास जो है एक समान ये चुंबकीय क्षेत्र है, समझिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई जो है कोई आवेशित कण ये जो है क्षेत्र के लंबवत यदि गति करे, समझिए, तो बल लगेगा, ऐसा नहीं है। यदि कोई आवेशित कण, ये आवेशित कण क्यों है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर एक बल लगने लगता है, और जिसका मान कितना होता है, यह बराबर QVB sin थीटा। यदि लंबवत गति कर रहा है, इस क्षेत्र के लंबवत यदि गिर रहा है ऊपर से, तो इसका जो बल लगेगा, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन जो पथ है ये जो है सीधा ना होकर वृत्ताकार होने लगता है, ये वृत्ताकार घूमने लगता है, और जब वृत्ताकार घूमेगा कण जो है, ये आवेशित कण वृत्ताकार घूमेगा, तो जो है अभिकेंद्र बल भी लगेगा, क्योंकि जो है केंद्र की तरफ क्या लगेगा, बल। वृत्ताकार वस्तु को, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो उस पर केंद्र की तरफ एक बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल F कहते हैं, और उसका मान कितना होता है, mv²/r। तो देखिए जो है ये आवेशित कण ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, तभी त्रिज्या दी है, बात समझ रहे हैं। वृत्ताकार पथ तभी बनता है जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है, और उसका आवश्यक, जब वृत्ताकार हो जाएगा तो अभिकेंद्र बल भी लगेगा। और ये अभिकेंद्र बल कहां से प्राप्त होता है, ये अभिकेंद्र बल, आवश्यक अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल से प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो लॉरेंज बल लगेगा और इसका पथ वृत्ताकार हो जाएगा। और लॉरेंज बल कहां जो है खर्च हो जाएगा, इसको जो है वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए जो है खर्च हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो आवेशित कण जो है क्या करता है, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो लॉरेंज बल F बराबर QVB sin थीटा, और उसका पथ वृत्ताकार होगा, इसलिए जो है ये जो बल F है, लॉरेंज बल, ये किस में खर्च होगा, ये जो है अभिकेंद्र बल में खर्च होगा। तो F बराबर क्या होगा, mv²/r। ये जो है किस रूप में खर्च होगा भाई, ये जो है अभिकेंद्र बल के रूप में। तो F का अभिकेंद्र बल का मान कितना होता है, इतना, बराबर QVB
साइन थीटा लंबवत गति करेगा तभी जो है पथ जो है वृत्ताकार होगा, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब v से v क्या कर दें, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, तो v बच गया। तो कितना बच गया आपके पास, देखिए mv अपान क्या बच गया, r बराबर यहाँ से q इंटू b बच गया। अब देखिए r को तिर्यक गुणा से इधर ले जाओ, qb को इधर ले आओ, तो mv अपान में क्या हो जाएगा, qb बराबर क्या हो गया यहाँ से r। अब यहाँ से कंडीशन लगा दीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना कर दें, इस वेग को 2 गुना कर दें तो त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो त्रिज्या मान लीजिए r डैश हो जाए बराबर यहाँ से m उसी प्रकार गुणे वेग को 2 गुना करना तो 2v हो गया, और बटे में q उसी प्रकार इंटू में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र को, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र आधा हो जाए तो चुंबकीय क्षेत्र को आधा कर दीजिए, तो b का मान क्या हो जाएगा, आधा। तो यहाँ से देखिए b का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कह रहा है, तो यहाँ से b जो है b का मान आधा हो जाएगा, तो b अपान में 2 हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो r डैश इज इक्वल टू बनेगा, यहाँ से समझिए 2 ऊपर पहुँच गया, तो यहाँ से 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4mv, समझिए ये 2 ऊपर पहुँच गया, 2 दूनी 4, 4 पहले रख लिया, तो 4mv अपान में qb हो जाएगा। अब इसके बाद समझिए यहाँ से देखिए r डैश इज इक्वल टू बन जाएगा आपके पास 4 उसी प्रकार इंटू में mv अपान जो qb है, mv अपान qb, तो mv अपान qb को क्या कहें, r, तो यहाँ से r हो गया। तो देखिए जो नई त्रिज्या है वो प्रारंभिक त्रिज्या की कितनी है, 4 गुनी हो जाएगी, बात समझ रहे हैं ना। तो जब वेग का मान 2 गुना चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा करेंगे तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो त्रिज्या कितना, देखिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके पास है, समझिए यहाँ से हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। तो देखिए विद्युतशीलता, इसमें चारों ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं कि हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक होगा। तो समझिएगा हेनरी बेसिकली, या तो इसको हल कर लीजिए तो अपने आप मिल जाएंगी चीजें। समझिएगा हेनरी प्रति मीटर कह रहा है, हेनरी को एस से और बटे मीटर को एम से व्यक्त करते हैं। तो हेनरी आपका जो है हेनरी जो है स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है। हेनरी स्वप्रेरकत्व या जो है स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है, और स्वप्रेरकत्व को यल से व्यक्त करते हैं। समझिएगा स्वप्रेरकत्व को यल से व्यक्त करते हैं, तो यल बराबर एक फार्मूला पढ़ाया गया स्वप्रेरण गुणांक, या इसी को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो यल बराबर आपका फार्मूला होता है माइनस ई अपान डेल्टा आई अपान क्या हो जाता है, डेल्टा टी। ये फार्मूला पढ़ाया गया है, बात समझ रहे हैं ना, स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरकत्व। तो ये फार्मूला आप जो है उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर में मिल जाएगा। तो देखिए यल का जो मात्रक होता है स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, बराबर यल का मात्रक स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी बराबर ई प्रेरित विद्युत वाहक बल है। प्रेरित विद्युत वाहक बल को वोल्टेज भी कहते हैं, इसलिए इसका मात्रक वोल्ट बटे डेल्टा आई धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर, और बटे में समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। सेकंड आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो हेनरी बराबर कितना बन जाएगा, वोल्ट सेकंड बटे क्या हो जाएगा, एम्पियर। अब देखिए हेनरी के स्थान पर यहाँ मान रख दीजिए, तो हेनरी के स्थान पर क्या बनेगा, वोल्ट सेकंड और बटे एम्पियर। और देखिए ये हेनरी के स्थान पर है और बटे नीचे मीटर भी है, तो इनटू में क्या हो गया, मीटर हो गया। अब समझिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से वोल्ट को हम लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, तो जूल बटे कूलाम लिख दिया। तो वोल्ट के स्थान पर जूल प्रति कूलाम, चूंकि विभव का मात्रक V बराबर क्या होता है, W अपान Q0, तो विभव का मात्रक वोल्ट और W का मात्रक जूल और प्रति आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट कह सकते हैं। तो वोल्ट के स्थान पर जूल प्रति कूलाम, इंटू में अंशों में सेकंड है और हर में कितना है, एम्पियर, इंटू में क्या है, मीटर है। तो अब समझिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो जूल प्रति कूलाम, तो यहाँ से कंडीशन बनेगा आपके पास। तो देखिए यहाँ से जो है जूल को कह सकते हैं न्यूटन मीटर, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी, बात समझ रहे हैं ना। तो जूल को क्या कह सकते हैं, न्यूटन मीटर। तो यहाँ से जो है कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और बल का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, तो न्यूटन मीटर कैसे कह सकते, जूल, तो जूल के स्थान पर न्यूटन मीटर, समझिएगा। तो
देखिए यहाँ से जूल को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से न्यूटन इंटू मीटर इंटू में सेकंड बटे में हो जाएगा कूलाम एम्पियर इंटू मीटर। अब इसके बाद मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए इस सेकंड को हमें नीचे हर में ले आना है। तो जब कोई राशि अंश वाली हर में आती है, जैसे x बटे y हो, यदि इस x को यदि हमें हर में लाना हो तो 1, समझिएगा अंश में 1 हो गया, x को नीचे ले आना है तो y बटे x। जब अंश वाली राशि हर में आती है तो वो हर के भाग में आती है। अब समझिए इसको यदि हम ऊपर ले जाना चाहे तो 1 बटे y बटे x को x ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं x बटे y ही है लिखा हुआ है। तो यहाँ से सेकंड को हमें नीचे ले आना है, तो न्यूटन और बटे में क्या है कूलाम इंटू एम्पियर है। इस सेकंड को नीचे ले आएंगे तो ये हर में आएगी, तो यहाँ से सेकंड हो गया। चाहे तो इसको हम ऊपर भेज सकते हैं तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा, यहाँ से सेकंड लग जाएगा, और बटे कूलाम एम्पियर जो कहते हैं। अब देखिए इसको लिख सकते हैं न्यूटन बटे यहाँ से कूलाम प्रति सेकंड किसका मात्रक, धारा I का मात्रक होता है। चूंकि I बराबर आपने पढ़ा होगा Q अपान T, समझिएगा थोड़ा सा, I बराबर Q अपान T। तो धारा का मात्रक वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर बराबर आवेश का मात्रक कूलाम बटे समय का मात्रक सेकंड। तो यहाँ से देखिए कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर कहते हैं, तो यहाँ से कूलाम को C से कहेंगे, तो कूलाम प्रति सेकंड को क्या कहेंगे एम्पियर, और गुणे एम्पियर तो कितना आ गया न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ से जो है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर किसका मात्रक, चुंबकशीलता का मात्रक। चुंबकशीलता के 2 मात्रक होते हैं भाई, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर और एक वेबर प्रति एम्पियर मीटर। वेबर प्रति एम्पियर मीटर याद रखिए। चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू 0 होती है। इसके 2 मात्रक, पहला मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर और दूसरा मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये वेबर के पदों में है, ये न्यूटन के पदों में है। न्यूटन के पदों में न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो अब देखिए इसको एक बार समझ लीजिए, हेनरी प्रति मीटर। हेनरी किसका मात्रक है, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक है, बटे मीटर है। तो स्वप्रेरकत्व का फार्मूला या जो है स्वप्रेरण गुणांक का फार्मूला L बराबर -E अपान डेल्टा I अपान डेल्टा T। तो देखिए यहाँ से स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी, SI पद्धति में मात्रक याद रखिए, पूछा भी जाता है स्वप्रेरकत्व का मात्रक SI पद्धति में, तो इसका मात्रक हेनरी होगा, और बराबर E आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो विद्युत वाहक बल को वोल्टेज कहते हैं, इसलिए इसका मात्रक वोल्ट, और बटे धारा I का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड। ये सेकंड आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। तो हेनरी के स्थान पर कितना रख सकते हैं, समझिए हेनरी के स्थान पर वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, नीचे मीटर ज्यों कहते हैं। अब यहाँ से देखिए वोल्ट को लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, क्योंकि विभव V बराबर W अपान Q0 होता है। तो वोल्ट के स्थान पर जूल प्रति कूलाम, और इंटू में सेकंड ऊपर है और नीचे एम्पियर इंटू मीटर ज्यों कहते हो। जूल को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, और इंटू में सेकंड बटे कूलाम एम्पियर इंटू मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। अब देखिए इस सेकंड को हमें नीचे ले जाना है, तो ये हर के भाग में जाएगा, तो न्यूटन बटे कूलाम एम्पियर बटे में क्या हो गया सेकंड। अब कूलाम प्रति सेकंड को हम एम्पियर कह सकते हैं, तो न्यूटन बटे इतना क्या हो गया आपके पास, ये वाली राशि ये एम्पियर हो गई, और एम्पियर गुणे में पहले से है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर आपका ये किसका मात्रक होगा, ये निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक होगा। और स्वप्रेरकत्व या प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, चारों ऑप्शन क्लियर करके रखिए। इसका मात्रक जो है हेनरी होता है, समझिए इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी को S से व्यक्त करते हैं। और परावैद्युतांक के इसका कोई मात्रक नहीं, विमाहीन राशि है, बात समझ रहे हैं ना, विमाहीन राशि, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। और इसके बाद विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मात्रक कैसे बनता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसके बाद Q1 Q2 अपान क्या बनता है R स्क्वायर। अब देखिए एप्सिलॉन 0 को इधर ले आते हैं, F को इधर ले जाते हैं, तो एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई F, और इसके बाद Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कूलाम, ये Q1 का मात्रक कूलाम, Q2 का मात्रक कूलाम, तो कूलाम गुणे कूलाम, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक कितना बनता है भाई, एप्सिलॉन 0 का मात्रक बनता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका मात्रक कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में बढ़िया आ रहा है, बात समझ रहे हैं ना, तो जो है जरूर कमेंट कीजिए नीचे कि हाँ समझ में आ रहा है। इसके बाद चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो
तो देखिए इसका जो है हेनरी प्रति मीटर का जो सही ऑप्शन है वो बी नंबर। बात समझ रहे हैं। चुंबकशीलता, ये देखिए हेनरी प्रति मीटर कहाँ तक पहुंचे थे, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर किसका मात्रक है, चुंबकशीलता का मात्रक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, दो प्रतिरोध R तथा 2R एक वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो देखिए R और 2R, एक मान लीजिए आपके पास ये एक प्रतिरोध है और इसके बाद एक प्रतिरोध आपके पास ये है और दोनों किस में जुड़े हैं, ये मान लीजिए A हो गया और ये टर्मिनल B हो गया और इसके बाद ये पहला R है और इसके बाद ये जो है 2R है, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। कह रहा है R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। तो R और 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा, तो समझिए ऊष्मीय ऊर्जा एक्चुअली में होती क्या है, समझिएगा। किसी बैटरी द्वारा Q आवेश को प्रवाहित करने में खर्च हुई ऊर्जा को क्या कहते हैं, हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा है V बराबर W/Q0, Q के स्थान पर Q आवेश हमें प्रवाहित करना है। जैसे कोई भी बैटरी है, बात समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ये प्रतिरोध लगा है और इसके बाद ये बैटरी मान लीजिए और इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, सिरों के बीच, इतने पूरे सिरों के बीच वोल्टेज आपका V है और इसके बाद जो है ये यहाँ से एक जो है एक आवेश Q प्रवाहित हो रहा है। बात समझिए, इसको प्रवाहित होने में खर्च होने में जो ऊर्जा है वो W लग रही है। बात समझ रहे हैं ना। तो यही परिभाषा आपकी जो है ऊष्मीय ऊर्जा की बनती है। समझिएगा कि किसी आवेश Q को बैटरी द्वारा V वोल्टेज वाली बैटरी द्वारा प्रवाहित करने में खर्च हुई जो ऊर्जा है वही आपकी क्या कहलाती है, या जो है V वोल्टेज वाली बैटरी द्वारा जो है किए गए कार्य को या खर्च की गई ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। तो ऊर्जा एक प्रकार का कार्य होता है। तो यदि कार्य मिल जाए, बात समझ रहे हैं, Q आवेश को प्रवाहित करने में V वोल्ट की बैटरी द्वारा किया गया कार्य मिल जाए या खर्च की गई ऊर्जा मिल जाए तो वही ऊष्मीय ऊर्जा होता है। तो W बराबर क्या बनता है, V इंटू Q, ये भी बनता है। बात समझ रहे हैं ना। तो ऊष्मीय ऊर्जा का पहला फार्मूला ये हो गया। अब हम जानते क्या है, चूंकि I बराबर क्या बनता है, Q/T बनता है। बात समझ रहे हैं ना। यदि तिर्यक गुणा करा दें तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। तो यहाँ से यदि मान रख दिया जाए तो समझिए W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q के स्थान पर कितना हो जाएगा, I इंटू T हो जाएगा। ये I इंटू T, तो Q के स्थान पर VIT हो गया। तो ये दूसरा फार्मूला बना। अब यहाँ से देखिए V बराबर IR एक फार्मूला बनता है ओम के नियम से। तो V के स्थान पर रख दीजिए तो W बराबर क्या बनेगा, तो V के स्थान पर IR, तो I गुणे I कितना बनेगा, I स्क्वायर RT हो गया। अब एक यही फार्मूला फिर से यूज कीजिए, V बराबर IR। तो देखिए V बराबर क्या फार्मूला बनता है, IR। तो अब यहाँ से I की वैल्यू निकाल लीजिए। बात समझ रहे हैं ना। I बराबर क्या बनेगा, V/R बनेगा, V/R। तो इस I की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए। तो देखिए W बराबर बनेगा आपके पास I स्क्वायर कह रहा है, इसका मतलब V स्क्वायर बटे R स्क्वायर और गुणे में क्या रखा है, R इंटू T रखा है। तो एक R से एक R क्या हो गया, कैंसिल। तो देखिए W के कितने फार्मूले निकल के आ गए। W बराबर पहला आ गया V इंटू Q बराबर कितना आ गया, इसको लिख सकते हैं VIT लिख सकते हैं, VIT VQ। बात समझ रहे हैं ना। W का पहला देखिए, पहला मान क्या है W का, VQ, और दूसरा VIT, चूंकि Q बराबर IT हो जाएगा, बराबर यहाँ से देखिए VIT, तो ये तो दूसरा निकला है। इसके बाद इसके आगे निकाले थे W बराबर I स्क्वायर RT, तो I स्क्वायर RT। इसके बाद तीसरा क्या निकला है, तीसरा क्या, चौथा कह सकते हैं, V स्क्वायर अपान, ये देखिए ये आपके पास रखा है V स्क्वायर T अपान R। बात समझ रहे हैं, ये स्मॉल t बनेगा। तो V स्क्वायर अपान R इंटू T, या V स्क्वायर समझिए V स्क्वायर T अपान R। तो इतने फार्मूले ऊष्मीय ऊर्जा के होते हैं। तो आप समझिए यहाँ से पहले जो है पहले प्रतिरोध के लिए ऊष्मीय ऊर्जा निकाल लीजिए। तो पहले प्रतिरोध के लिए ऊष्मीय ऊर्जा, यदि यहाँ से जो है समझिए ऊष्मीय ऊर्जा ये तो किसमें है, ये सारे जो है जूल में होगी, ये जूल में है। यदि आप कैलोरी में निकालना चाहें तो यहाँ से W के स्थान पर H हो जाएगा।
और कैलोरी में निकालने के लिए यहाँ से सभी में 4.2 का भाग करा देंगे तो वो मान किस में आ जाएगा, आपका कैलोरी में आ जाएगा। तो ये चीजें क्लियर रखिए। तो यहाँ से देखिए पहले प्रतिरोध R के लिए जो है ऊष्मीय ऊर्जा W1 निकाल लीजिए, तो V² और T इंटू में क्या हो जाएगा, बटे में R। अब इसके बाद जो है दूसरे प्रतिरोध के लिए W2 निकाल लीजिए, तो बराबर V² T अपान, चूंकि आपका जो है ये दोनों किस में है, ये दोनों समांतर में है, तो जब प्रतिरोध समांतर में होते हैं तो उनका विभव आपस में बराबर रहता है। बात समझ रहे हैं ना, धारा अलग अलग होती है। देखिए चूंकि जो है कंडीशन ये समझिए कि ये बिंदु है, एक बिंदु ये है, चाहे हम घूमते हुए यहाँ से यहाँ पहुंच जाएं, बात समझ रहे हैं ना, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर रहेगा, ये मान लीजिए VA है यहाँ पर और यहाँ पर VB, तो विभवांतर कितना बनेगा, VB माइनस VA या VA माइनस VB, चाहे इधर से घूमते हुए जाएं चाहे नीचे से घूमते हुए जाएं तब भी विभवांतर VA माइनस VB ही रहेगा। तो जब दो जो है समांतर क्रम में प्रतिरोध होते हैं तो उन पर विभव समान होता है। तो विभव दोनों के लिए देखिए V और V ही है और समय भी इक्वल ही है। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि समय भी जो है T समय में ही आवेशों को प्रवाहित कर रहे हैं, केवल यहाँ से प्रतिरोध अलग अलग हो गया है। पहले में प्रतिरोध R है और दूसरे में ऊष्मीय ऊर्जा निकाल रहे हैं तो दूसरे में 2R हो गया, तो R के स्थान पर क्या हो जाएगा 2R। अब इनका अनुपात निकाल दीजिए, तो इनका भाग करा दीजिए। बात समझ रहे हैं ना, भाग कराइए तो यहाँ से देखिए R से R क्या हो जाएगा, R से R कैंसिल और यहाँ से T से T कैंसिल, V² से V² कैंसिल, तो ऊपर ऊपर गुणा कराइए तो ऊपर कितना बचा 1 अंश में, यहाँ नीचे जो है कितना बचा 2, तो 2 गुणे 1 कितना बनेगा यहाँ से 2 और बटे में कितना हो जाएगा, बीच बीच का गुणा कराइए तो बीच बीच में 1 बचा, तो यहाँ से बटे में 1। तो देखिए W1 अनुपाते W2, मतलब जो है इनका अनुपात कितना आ गया 2:1। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, यम द्रव्यमान का एक कण जिस पर आवेश Q है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत वेग V से प्रविष्ट करता है, इसके पथ की त्रिज्या होगी। तो समझिए अभी कुछ देर हमने पहले बताया था कि जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगने लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं, जिसका मान F बराबर QVB sin थीटा होता है। लॉरेंज बल की यही परिभाषा भी होती है, याद कर लीजिए। जब कोई आवेशित कण किसी एक समान, जैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये B वेक्टर है, जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगने लगता है जिसे क्या कहते हैं हम, लॉरेंज बल कहते हैं, और उसका मान इतना होता है। और यदि आवेशित कण, ये जो आवेशित कण Q है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, ऐसे देखिए लंब है बिल्कुल, लंबवत गति करे तो उसकी जो पथ है, उसका जो पथ है वो जो है क्या हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। तो देखिए उसका जो पथ है ये वृत्ताकार हो जाता है। तो समझिए यहाँ से इसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। तो और यहाँ से समझिएगा जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है और ये आवेशित कण वृत्ताकार पथ में घूमने लगता है। तो जब वृत्ताकार पथ में घूमेगा तो इस पर एक जो है अभिकेंद्र बल केंद्र की तरफ क्या कार्य करेगा, एक बल कार्य करेगा। तो अभिकेंद्र बल समझिए यहाँ से, तो ये आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है, लॉरेंज बल से प्राप्त होता है। तो अभिकेंद्र बल का फार्मूला F के स्थान पर क्या हो जाएगा, mv²/r। याद रखिए जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाएगा। तो जब वृत्ताकार होगा तो केंद्र की तरफ एक बल कार्य करेगा। तो जो लॉरेंज बल है, बस मैं चूंकि लॉरेंज बल तो लगेगा ही, चूंकि आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगने लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं, उसका मान F बराबर QVB sin थीटा होता है। और ये जो F है, जो लॉरेंज बल F है, चूंकि वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो ये जो F है लॉरेंज बल, इसको वृत्ताकार घुमाने में खर्च कर देगा, अर्थात आवश्यक अभिकेंद्र बल है जो ये है ये कहां से प्राप्त होगा, ये लॉरेंज बल से प्राप्त होगा। तो जो लॉरेंज बल F है ये क्या बन जाएगा, ये आपका जो है ये अभिकेंद्र बल बन जाएगा। तो अभिकेंद्र बल का फार्मूला क्या होता है, mv²/r बराबर कितना बनेगा QVB। और चूंकि हमने बताया कि जो है जब ये आवेशित कण पथ ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री रहेगा, तो sin 90 का मान 1 होगा। तो यहाँ से V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखिए कितना बन गया आपके पास, mv/r
यहाँ से क्यू बी को इधर ले आइए तिर्यक गुणा से, आर को इधर ले जाइए, तो क्यू बी बराबर कितना हो गया आर। तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी आ गई, देखिए एम वी अपान क्यू बी, कहीं ऑप्शन मैच करा रहा है, देखिए एम वी अपान क्यू बी, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके पास है, समझिएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन, ये जो है बल रेखाओं के समांतर ये इलेक्ट्रॉन है, बात समझ रहे हैं ना, बल रेखाओं के समांतर ऐसे गति कर रहा है, समांतर बल रेखाओं के समांतर v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो अब देखिए हमने बताया था पहले ही, इलेक्ट्रॉन आपका आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, ये आवेशित कण है। तो जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, v वेग से गति कर रहा है, जब कोई आवेशित कण, ये कौन सा कण है आपका, आवेशित कण है, याद रखिए। जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगने लगता है, इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। और लॉरेंज बल का मान F बराबर कितना बनता है, QVB sin थीटा बनता है, बात समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, मतलब यहाँ से ये कण के चलने की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के बीच कोण कितना बनेगा, यहाँ पर कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री कोण बनेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो थीटा का मान 0 रख दीजिए, तो साइन 0 का मान 0 होगा। तो जब साइन 0 का मान 0 होगा तो 0 का गुणा कराएंगे तो पूरा टर्म बल का मान क्या हो जाएगा, 0। तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन 0 हो गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर कह रहा है कि गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। बस में स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम एक ही होता है। तो गॉस का नियम ये कहता है, समझिएगा थोड़ा सा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, जैसे आपके पास ये आपका क्या है, ये बंद पृष्ठ है, तो गुजरने वाला, और इसके जो है इसके अंदर कोई एक जो है प्लस Q आवेश रखा है, ध्यान दीजिएगा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध क्या है, परिबद्ध का मतलब घिरा हुआ, ये आवेश क्यों है, कितने गुना, समझिएगा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, इससे चारों ओर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, मान लीजिए इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई E है। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का कितने गुना, 1/ε0 गुना होता है। याद रखिए, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ समझिए, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या घिरा हुआ, परिबद्ध को कह सकते हैं, तो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना, मतलब फाई E बराबर क्या हो जाएगा, Q का मतलब गुणा होता है, तो Q गुणे 1/ε0, या इसको कह सकते हैं फाई E बराबर 1/ε जो है Q/ε0, Q/ε0। यही आपकी गॉस की प्रमेय होती है, थ्योरी रूप में भी यहाँ से कंडीशन आपकी बन जाएगी। तो फाई E बराबर Q/ε0, याद रखिए, बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि सभी को ये वीडियो आपका पसंद आया है, क्वेश्चन सभी के समझ में आए हैं, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। और जो है क्वेश्चन का स्तर हम बता रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़िया जो है स्तर लेके आएंगे, और परीक्षाओं के समय जो है जितना हो सकेगा भाई उतना रिवीजन हम करा सकेंगे।